इस कैंडिड फोटोग्राफी की फील्ड में कैसे आए और वेडिंग से आपको इतना लगाव कैसे हुआ? जो कैमरा क्लिक होता था, जो जूम होता था ना, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। 12th के बाद आप लखनऊ आ गए, तो आप जब 12th की पढ़ाई कर रहे थे, जिस समय आपने कोई स्टूडियो ज्वाइन किया हुआ था, हाँ। उस स्टूडियो की दहलीज तक ले जाने में किसका हाथ था सबसे बड़ा? वेडिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर हैं जो एक क्रिएटिव माइंडसेट से काम करते हैं। ना बीटेक का स्टूडेंट बनना है, ना ये करना है साइंस, कुछ भी करना नहीं, अब मेरे को फोटोग्राफर बनना है। कैंडिड फोटोज को मेमोरेबल बनाने के लिए आप किन किन मोमेंट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हो? हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, एक एलिमेंट होता है, उसको बैलेंस करना हमें आना चाहिए। आपके लिए सबसे बेस्ट शूट करना कब होता है, स्पेशली वेडिंग में? डे वेडिंग या नाइट वेडिंग? हर इंसान का एक अपना कैरेक्टर है, एक अपना मूड है, सबको एक जैसे आप मर्च नहीं कर सकते। जिसका भी आप कैंडिड कर रहे हो वेडिंग में, उसको फ्रेंडली कैसे किया जाए? आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, कहाँ पे कब किस टाइम पे हमें अप्रोच करना चाहिए चीज़ें को, क्लाइंट के साथ कैसा हमें ट्रीट करना चाहिए, ये सब मैटर करता है। आपकी पर्सनालिटी पे और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या बेस्ट होगा, ये तो उसी समय देखा जा सकता है। कैसे ऐसे फोटोग्राफर को देखा है, जब कपल शूट की बारी आती है तो उनका माइंड जीरो ब्लॉक हो जाता है, वो काम ही नहीं कर पाते हैं। ऐसी चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए? आप कॉपी पेस्ट करके ज़िंदगी में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लिमिटेड टीम और अच्छा मैनेजमेंट बिल्कुल आपको एक बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है। कि पैसा जिंदगी में सब लोग कमाते हैं, फेम बहुत कम लोग कमाते हैं। कि जो क्लाइंट ने हम लोगों को मूड बोर्ड दिया है, उससे कहीं फार हम लोगों ने अच्छा काम करके डिलीवर किया उनको। पैसे की बात ना, जो अपनी एक बॉन्डिंग बन जाती है किसी भी फील्ड को लेके, वो बहुत कम लोग में होता है। आप एक वेडिंग को रात में 3 बजे जब मैंने मीटिंग रखी थी, तो आप लोग रात में 3 बजे आए थे डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल। जो लोग चल रहे हैं ना भीड़ चाल, आप कहीं ना कहीं उस भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बने और आपने कहीं ना कहीं डिफरेंट काम किया। मैं कोई भी वेडिंग करने जाता हूँ क्योंकि तो मैं डॉक्यूमेंट्री बेस जाता हूँ। जितना रॉ इमोशन होगा ना, उतनी क्लास बढ़ जाएगी, समझ लो आप। अभिषेक भाई, द मोशन टेल्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करिए। किसी आर्टिस्ट का विजन क्लियर है और किसी आर्टिस्ट का स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो उसकी चाहे फोटोज हो चाहे वीडियो फॉर्मेट में हो, उसका बहुत स्ट्रांग रहेगा। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं TMT अनफिल्टर्ड। यहाँ हम लेकर आते हैं शादियों के असली बिहाइंड द सीन मोमेंट्स और उन प्रोफेशनल्स की कहानियाँ जो हर वेडिंग को ट्रूली अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। आज हमारे साथ हैं एक टैलेंटेड फ्रीलांस कैंडिड फोटोग्राफर मिस्टर अभिषेक। आज हम बात करेंगे कैंडिड फोटोग्राफी के असली एसेंस, फ्रीलांसिंग चैलेंजेस और यूपी की वेडिंग मार्केट की रियलिटीज़ के बारे में। हेलो अभिषेक भाई। हेलो भैया। TMT अनफिल्टर्ड के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप इस कैंडिड फोटोग्राफी की फील्ड में कैसे आए और वेडिंग से आपको इतना लगाव कैसे हुआ? मेरे को 15 साल हो गए इस फील्ड से, 14-15 साल हो गए। पहले तो मैं होम टाउन पे अपने यहाँ मतलब एज ए फ्रीलांस नहीं कह सकते, बस ऐसे टाइम पास के लिए करते थे मतलब। तो कभी ऐसा नहीं रहा कि हम इस फील्ड में अभी आएंगे, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। फोटोग्राफी से मेरा दूर से कोई वास्ता नहीं था जी। तो बड़ा अपना चलता था। अब क्या होता है ना कि कभी कभी पैसों की क्राइसिस के चक्कर में हम लोग थोड़ा बहुत पार्ट टाइम कर लेते हैं कि जी। कोचिंग का फीस, स्कूल का फीस हम लोग कर सकें। अच्छा। तो ऐसे रहा फिर चीज़ें। फिर हम लोग एक वहाँ के थे स्टूडियो, तो वहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया। ओके। हाँ, कि हमारी स्कूल की फीस भी हो जाए, थोड़ा सा फैमिली प्रेशर आए। तो ऐसे रहा। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट होने लगा कि यार फोटोग्राफी भी एक अच्छी मतलब एक है फील्ड है कि हम उसमें आगे फ्यूचर कर सकते हैं। अच्छा। तो ऐसा था नहीं कि हम लोग इस पे आगे जा सकते हैं फ्यूचर पे, बस ये था कि हमारा क्योंकि पैसा मिलता था। सही बात उस है। टाइम पे पैसा मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फादर जो है इतना दे नहीं सकते हम लोग को। तो अच्छा अमाउंट मिल जाता था 2-3 महीने में, तो खुशी भी होती थी कि भाई चलो बढ़िया है यार। तो पैसे कभी कभी हमें लगता है ना कि पैसे की बात ना, जो अपनी एक बॉन्डिंग बन जाती है किसी भी फील्ड को लेके, वो बहुत कम लोग में होता है। वो बहुत ही कम लोगों में होता है। मैं कह सकता हूँ कि ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो इस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं इस चीज़ से लेके। तो मेरे साथ भी ऐसा ही सेम रहा। तो हमने भी जो वहाँ पे काम करता था मैं, तो लोगों से जुड़ने लगा, तो धीरे धीरे और अंदर जाने लगा चीज़ों को, काम करने लगा, डीपली समझने लगा चीज़ों को। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हमें इससे आगे हम लोग जा पाएंगे, मतलब चीज़ें ऐसा चैलेंजिंग था चीज़ें। क्योंकि फादर का भी था कि नहीं, हम लोग का माइंडसेट अलग होता है कि इसके बाद तुमको यही करना है।
या आप बात कर रहे हैं जब आप इंटर में थे, मतलब 12th की? हाँ, 10th-12th के बीच की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो उस समय मतलब आप अर्निंग करना चालू कर दिए थे कुछ पार्ट टाइम जॉब? हाँ। अच्छा। मतलब 10th-12th तक, मतलब ये था 9 से मैंने स्टार्ट किया था, क्लास 9 से मैंने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। हाँ, 12th तक तो मैं वहीं था, होम टाउन था। 12th के बाद मैं लखनऊ आ गया था। 12th के बाद आप लखनऊ आ गए। तो आप जब 12th की पढ़ाई कर रहे थे, जिस समय आपने कोई स्टूडियो ज्वाइन किया हुआ था, हाँ। उस स्टूडियो की दहलीज तक ले जाने में किसका हाथ था सबसे बड़ा? भैया का। एक्चुअली भैया करता था, भैया तो हम कभी ऐसा, जो आपके बड़े भाई साहब हैं? बड़े भैया, हाँ। अच्छा। वो बोले कि चलो, मतलब तुम्हें भी सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ से, हम कि बढ़िया है। हम क्योंकि साइंस स्टूडेंट रहे, हमें जाना, रेगुलर क्लास करना, फिर आना, अब फीस समय से देना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था। सही बात है। इसलिए हमें करना पड़ता था। तो हमने 1-1.5 साल तो किया, लेकिन जब इंटरेस्ट कम आने लगा ना, कि जब जो कैमरा क्लिक होता था, जो जूम होता था ना, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। जो पहले की आप कैमरे देखोगे ना, तो वो जूम करोगे, टेली करोगे ना, तो बहुत आगे आएगा, जूम करोगे, तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होने लगा चीज़ों को लेके। अच्छा। तो वहाँ पे कैमरे ऐसे ऐसे थे पहले के, वो हैंडी वाले, आप समझ सकते हो सब चीज़ों को। तो ऐसे, तो आपने वीडियो कैमरे से स्टार्टिंग करी थी जब आप वीडियो? जैसे सभी कैमरा देखते हैं अब हम लोग, जैसे नया पर आदमी जा रहा है, कोई भी कैमरा देख रहा है, फोटो खींच रहा है, बटन दब रहा है तो एक्साइटमेंट हो रहा है। अच्छा। यार एक फोटो ऐसे प्रेस करने पे फोटो क्लिक हो जा रही है, क्योंकि हम लोग कभी उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं आया था हमारे समय में, तो उस टाइम फ़ोन भी, वो कीपैड वाला फ़ोन चलाते थे हम लोग, तो वैसा था। तो फ़ोन, तो हम, जब मुझे पहली बार कैमरा मिला था, तो अपने रूफ टॉप छत पे से, मेरे सामने ब्रिज है, वो जितनी गाड़ियाँ आती थी मैं उसकी फ़ोटो क्लिक करता था। मतलब फर्जी ऐसे ही मैं फ़ोटो क्लिक करता था, यार ये गाड़ी मेरे रुक गई, ये सब, मतलब ऐसे से वहाँ से मेरा, मतलब मेरा फर्स्ट साइड था कि मुझे एक शॉर्ट फंक्शन में जाना था पहली बार। मतलब इससे पहले मैं जाता था, लाइट दिखाता था। अच्छा। हाँ, पहली बार था कि मुझे कैमरा दिया गया था, क्योंकि वेडिंग सीजन में बिजी डेट होता है, ये आपको पता है। तो कभी बिजी रहते, तो आदमी लोग बोलते हैं ना कि यार इसको भेज दो यार, क्योंकि काम होने से मतलब है, इसलिए बोलते हैं। एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। देखिए, ये आज जो हमारे सामने बैठे हैं, ये नॉर्मल पर्सन नहीं है, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट फोटोग्राफर हैं। और अभी इन्होंने एक चीज़ बोली कि जब इन्होंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग करी थी, तो मतलब ये लाइट, एज ए लाइट दिखाते थे वहाँ पे। और यकीन मानिए, उस जगह से लेकर के और आज तक का जो सफ़र है, तो जो लोग ये शर्माते हैं ना कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, लेकिन अगर आपके अंदर विजन है ना, और आपके अंदर पैशन है, तो आप अभिषेक उनके लिए बहुत अच्छी मिसाल हैं। लाइट तो भैया आजकल तो लाइट तो एडवांस हो गया, लेवल पे हो गया। हमारे टाइम पे लाइट तो वो मरकरी वाली लाइट होती थी, वो दिखाता था, मतलब वो खोज के लेके चलो। और वीडियो वाला जब तक 1.5-2 घंटा हम दिखाते थे लाइट, तो उसके हमको पैसे मिलते थे 50 रुपये। अच्छा। 50 रुपये मिलते थे उसके लाइट के दिखाने के लिए। तो वो 50 रुपये मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम की, बता रहे हैं, आज से 15 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उससे हमारी फिर चीज़ें, तो वो लोग जब बताते थे, जब क्लिक करते थे, तो मेरे जो बहुत एक्साइटमेंट होता था, यार मैं भी क्लिक करूँगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। जो वीडियो बनाते थे, वो रिकॉर्ड करते थे। तो फिर धीरे धीरे हमारे साथ में एक भैया थे, उनके साथ नाम देना सही नहीं है मतलब। अच्छा। तो हमने उनके साथ करने लगे फिर धीरे धीरे। तो उनके यहाँ 2 ऑनर थे, एक बड़े भाई थे, एक छोटे भाई थे। अच्छा। तो बड़े भाई से मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी। मैं थोड़ा डिटेल में चला जा रहा हूँ, क्योंकि टर्निंग पॉइंट जो मेरा था, वहीं से प्लीज बताइए। टर्निंग पॉइंट जो था, मुझे उसका जो छोटा भाई ने मेरे को जो ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था ना, वहीं से जो टर्निंग पॉइंट था। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कभी इंसान क्या होता है ना, आपको मजबूर कर देता है कि आप इस फील्ड में कुछ करना है हमको है। तो मैं ऐसे एक साइड पे गया था, कोई फंक्शन ही था मतलब, तो मैं शूट कर रहा था। उसने मेरे को आगे कुछ ऐसे, मतलब क्या होता ना कि चाहे छोटा फोटोग्राफर हो, आप कभी ये मत हो कि ये बड़ा फोटोग्राफर है, ये छोटा फोटोग्राफर, ये कभी नहीं करना चाहिए। भले से वो लर्निंग पॉइंट पे है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो। सही बात है ना, बिल्कुल। वो लाइट में नहीं क्यों ना, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो उसने ऐसा मिसबिहेव किया मेरे साथ में ना, मतलब मैं बहुत, उस टाइम में उसी फंक्शन में मैं रो रहा था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, उस टाइम ही मेरे आँख में से आंसू थे। फिर उस फंक्शन को मैंने कैसे भी कवर किया। मैं जब पहुँचा, बजे 2:30-3 बजे इंसान पहुँचता, 4 बजे पहुँचता घर। मैं उस दिन सोया नहीं था, मुझे 2 दिन, एक दिन मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। उसी दिन मैंने माइंड बना लिया था कि अब मुझे ना बीटेक का स्टूडेंट बनना है, ना ये करना है साइंस, कुछ भी करना नहीं, अब मेरे को फोटोग्राफर बनना है। 12th तक मैंने कहा 12th मुझे कंप्लीट करना है मुझे यहाँ से, फिर मैं लखनऊ जाऊँगा। भैया से मैंने बोल दिया था कि भैया मुझे ये करना है, तुम बात करो भैया, क्योंकि ऑलरेडी भैया था यहाँ पे अपने। तो मैं कहा तुम पता करो कि यहाँ फोटोग्राफी में कैसे होता है, और मुझे ऐसे नहीं, मुझे अच्छे फोटोग्राफर के साथ काम करना है। तो मैं आया यहाँ पे लखनऊ में, तो टर्निंग पॉइंट वो था हमारा। अच्छा। हाँ। तो इंटर करने के बाद फिर जो आपने आर्ट कॉलेज में, लखनऊ आर्ट कॉलेज से, हाँ, पहले मैं तो BA किया फर्स्ट ईयर आके यहाँ से। अच्छा। क्योंकि कोई नॉलेज नहीं था ये गाँव। अब देखो हम उस टाइम
एक गांव से ही बिलोंग करेंगे उस टाइम। तो हमारे लिए लखनऊ बहुत बड़ा शहर, मतलब लगता था कि यार हम बहुत बड़े शहर में आ गए हैं, मतलब ऐसा था कि चकाचौंध दुनिया, मतलब इसे समझ सकते हैं, लाइटिंग वाइटिंग सब हमारे लिए बहुत नया था, समझ लीजिए। रोड पार करने में डर लगता था, ये सब चीज़ें था। हमने पहले BA किया क्योंकि नॉलेज था ही नहीं, पता नहीं था कि कैसे क्या करना है। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि यहाँ पे लखनऊ आर्ट कॉलेज है, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही इनबिल्ड है, और वहाँ पे मतलब फोटोग्राफी पढ़ाई जाती है, लेकिन वो भी सेकेंड ईयर से। फर्स्ट ईयर में सारी चीज़ें कंपलसरी होती है, अच्छा, सारे सब्जेक्ट होते हैं, बट सेकेंड ईयर से आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, कंप्यूटर फोटोग्राफी और फोटोग्राफी। तो फिर हम उसके लिए फिर एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने लगे। फर्स्ट अटेम्प्ट पहली बार मेरी नहीं हुआ था एग्जाम, पहली बार में बहुत ज़्यादा रैंक आया था, 132 एटलीस्ट आए थे। तो उसमें पॉसिबल, क्योंकि अगर अप्लाइड में आपको एडमिशन लेना है, उसमें भी 4 डिपार्टमेंट होते हैं, अप्लाइड, स्कल्पचर, पेंटिंग और टेक्सटाइल। अच्छा, हाँ 4 डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें आपको अगर अप्लाइड में आना है, अप्लाइड में ही फोटोग्राफी होती है। जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अप्लाइड फील्ड ऐसा है कि उसमें से आपको जितने भी कंप्यूटर फोटोग्राफी, ग्राफिक्स, ये सब अप्लाइड में आते हैं सारी चीज़ें। अच्छा। उसके लिए आपको अंडर 20 रैंक आने चाहिए तो आपका एडमिशन होगा। तो हमने फिर उसके लिए नेक्स्ट ईयर फिर हमने बहुत अच्छे से मेहनत किया उस पर, फिर मेरा 9th रैंक आया था। अरे वाह, क्या बात है। तो मेरा आराम से एडमिशन हो गया, सारी चीज़ें बहुत ईजिली एडमिशन हो गए थे। फिर मैंने तैयारी किया, फिर वहाँ से मेरा जो माइंड कहते हैं ना, जो आप कहते हो विज़न की बात करते हो, मेरा कॉलेज में एडमिशन लेना मेरे लिए 6 साल, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। मुझे एज ए टीचर मिले, एज ए फ्रेंड, मतलब लोग जो कहते हैं इन्वायरमेंट की बात करते हैं, मुझे वहाँ मिला वो चीज़ें। मुझे नेचर के साथ कैसे कनेक्ट होना है, मुझे शैडो पे कैसे कनेक्ट, जो बोलते हैं ना कि आप शैडो क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है, कंट्रास्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ मिला। वो फर्स्ट ईयर में देखने को मिल गया, बट उस टाइम हम समझ नहीं पा रहे थे इसको होता है क्या चीज़ें। जैसे पत्ती पेड़ वेड़ रखे हैं, उसको आप बनाओ, अच्छा, उस पर शेडिंग दीजिए, लाइट का सोर्स आ रहा है, अब इधर से सोर्स आएगा लाइट का, तो हमें पता है कि यहाँ शैडो रहेगा, यहाँ मिड टोन रहेगा, इधर शैडो, इधर हाईलाइट रहेगा, लाइट का सोर्स इधर से रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे, तो वो सब धीरे धीरे हमारी एक्सपोजर की लर्निंग वहाँ से स्टार्ट होने लगा। ऐसे सब चीज़ें रहा, सब चीज़ें। तो फर्स्ट ईयर मेरा ऐसा रहा, फिर सेकेंड ईयर से मैंने फोटोग्राफी ले लिया। फोटोग्राफी आपको जिन्होंने वहाँ पे टीचिंग करी, उनका नाम क्या था? डॉक्टर भूपेश सी लिटिल, बहुत बड़ा नाम है, एज ए लीजेंड कह सकते हो। उनका काम आप देखोगे, लोग कहते हैं ना कि कैमरा, ये कैमरे से इतना बड़ा महंगा कैमरा लो तो अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। आपके उनके कैमरे देख लोगे, इतने नॉर्मल कैमरा यूज़ करते हैं, उनके काम देख लोगे, आपके सर घूम जाएंगे, बहुत बड़े। इस समय जामिया इस्लामिया में वो एज ए प्रोफेसर हैं। अच्छा, हाँ जामिया इस्लामिया। तो यहाँ पे मतलब वो कंटिन्यू मतलब आपकी क्लासेस लेते थे? हाँ क्लासेस मेरी चलती थी वहाँ पे। अच्छा। उनके फादर भी उन्होंने पढ़ाया वहाँ पे, बट उनसे हमने नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन उनके मतलब सन ने उनको पढ़ाया हुआ है। और उनके स्टूडेंट अब मैंने मास्टर उनके स्टूडेंट से मैंने पढ़ा है, डॉक्टर अतुल हुंडो, जो मास्टर मैंने डॉक्टर अतुल हुंडो सर से मैंने पढ़ाई किया है। मतलब वो भी एक अलग लेवल के फोटोग्राफर। उन्होंने मेरे को मास्टर में मेरा जो कहते हैं ना कि विजन, स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, चाहे विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, पोर्ट्रेट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट पोर्ट्रेट की बात करते हैं, उन्होंने मेरे को एक दिशा दिखाया। फोटोग्राफर सोचते हैं ना कि हम जो कर रहे हैं वो सब हम ही सही कर रहे हैं। हमें उन्होंने दिखाया कि आप लोगों का काम देखिए, आप लोगों से मिलिए, लोगों का इंटरेक्शन कीजिए लोगों से, तभी आपको डेवलप करेगा, आपका विजन क्लियर करेगा सर। ये अब अच्छे फोटोग्राफर के साथ बैठोगे, उनका बात करने का तरीका बहुत अलग रहेगा। जो आर्ट की जो स्किल आपने अपने कॉलेज में सीखी, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग फाउंडेशन होती है, बट वहाँ से ही हमको पता चलता है कि हमें किस लाइन में अपने आप को एक्सप्लोर करना है। तो कभी आपको वेडिंग के अलावा और कोई लाइन ऐसी नहीं दिखी कि स्पेशली आपने वेडिंग को ही मतलब कोई प्रायोरिटी करी इस चीज़ को लेकर? तो मैं कॉलेज लेना मतलब इसमें एंट्री होने से पहले वेडिंग करता था। अच्छा। आपको बताया था मैं तो होम टाउन से वेडिंग कर रहा था, बट मैं जब आया ना तो मुझे यहाँ पे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, क्योंकि मेरे डॉक्टर भूपेश सी लिटिल ने मुझे यही बोला था कि जो तुम अभी जिस सोच से आए हो ना, यहाँ नहीं चल पाएगा। अच्छा। मैं 2 साल मेरा जब इंट्रेंस होता था, जब मेरा वाइवा होता था, मैं 2 साल रोक के गया हूँ। वाइवा जब मेरे एग्जाम में बैठते थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, सब ऊपर जाता था। उन्होंने यही बोला था कि जो तू ये फोटो तुम कर रहे हो, चाहे वेडिंग में चाहे कुछ भी कर रहे हो, यहाँ अलग ही चीज़ें हैं। वेडिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफर हैं जो एक क्रिएटिव माइंडसेट से काम करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। राइट। तो उन्होंने भी चीज़ें हमें दिशा दिखाया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। पहले टेक्निकल चीज़ें समझो। सही बात है। आपकी थ्योरी मजबूत होनी चाहिए, कंपोजिशन क्या है, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है, एक एलिमेंट होता है, उसको बैलेंस करना हमें आना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया, सारी चीज़ों को। सही बात है। मैं फोटो जर्नलिज्म भी काम किया, ऐसा नहीं है, मैं जर्नलिस्ट का भी काम किया मैंने। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके काम में
जो एक एक्स फैक्टर है वो सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि आपने प्रॉपर इस चीज़ की पढ़ाई करी है। वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि क्या चीज़ जुगाड़ वाले तरीके से हो रही है और क्या चीज़ मतलब देखिए पढ़ाई की जो चीज़ें होती हैं ना वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। तो लोग कहते हैं कि मैंने पढ़ा कम है काम ज़्यादा किया है, वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जब रेशियो दोनों का बराबर होता है ना, जैसे पढ़ाई भी अच्छी करी और उसी पे ही आपने अपना प्रोफेशन भी अगर सिलेक्ट कर लिया तो वो फिर एक्सट्रीम लेवल पे आउटपुट देता है, जो आपके केस में मतलब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ है। और अभी भी क्या कहते हैं आप हमेशा प्रयासरत रहते हैं नई नई चीज़ों को करने के लिए, तो ये मुझे आपके अंदर काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे एक टीचर है अतुल सर जो बताया मैंने, अच्छा, उनको जाता है, जो जर्नलिस्ट की काम किया मैंने, ये सब क्रेडिट उनको जाता है। यानी कि मोटा मोटा एक तरीके से ये समझा जाए कि अभिषेक भाई जो आज इस मुकाम पे पहुंच के काम कर रहे हैं, इसके पीछे जो आपके बड़े भाई साहब हैं उनका ही सबसे बड़ा हाथ है। हाँ। उन्होंने मुझे इस फील्ड में लाया। उनका नाम अगर आप बताएं सब लोगों को। मेरे भैया का नाम आकाश है। आकाश नाम सभी जानते हो, एज ए सिनेमेटोग्राफर काम करते हैं लखनऊ में जी। हाँ, बाकी अगर इस टीचर की बात करें तो मेरे लिए दो लाइफ में है, डॉक्टर भूपेश लिटिल और मिस्टर अतुल हुंडो। और एक बंदे को आप भूल गए जिसकी वजह से आप वाकई में यहाँ तक पहुँच गए, उसका नाम आप नहीं ले सकते। अगर उसने उस दिन आपको प्रोवोक नहीं किया होता तो आज आप ये काम नहीं करते। नहीं, मैं नहीं करता सही, मैं लिटरली, क्योंकि उस टाइम वो फंक्शन में ऐसा बोल दिया था ना मेरे को, मुझे लिटरली मेरे हाथ से कैमरा छीन लिया था। आप सोचो मैं अभी इस टाइम काम कर रहा हूँ, मैं अपने असिस्टेंट के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरा असिस्टेंट मेरे फील्ड पे काम अगर ना हो तो मैं काम नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे लिए असिस्टेंट भी बहुत मैटर करता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा। उसके बिना मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो आप क्या कहते हैं, फोटोग्राफर का अगला स्टेप तो असिस्टेंट ही होता है ना, मतलब आप तो उनके लिए वो आप सिर्फ नजर में हमारी बात होती है, हमको बोलने नहीं जाएंगे ऑन फील्ड। वो पता है कि हमें लाइट कहाँ से दिखानी, सारी चीज़ें उनको पता रहता है, चीज़ें हम क्या लेंस क्या यूज़ करने, उसको पता कि नेक्स्ट हम स्टेप क्या करने वाले हैं। तो उतना हम अपने असिस्टेंट को, तो वहाँ पे ऐसा चीज़ें नहीं था। तो ये अब उन्होंने मेरे हाथ से कैमरा छीन लिया था, तो बहुत मैं इमोशनल हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा। अब वो थोड़ा दो वर्ड ऐसा बोला था कि मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता चीज़ों को लेके। तो आप ये सारी चीज़ें थी। तो उस दिन से मैं मतलब मैं 2 दिन लिटरली बता रहा हूँ, 2 दिन भैया मेरे को नींद नहीं आ रहा था, सच बता रहा हूँ। मतलब मेरे फादर मदर भी बोल रहे थे कि इसको क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक बाइक में बहुत ज़्यादा घुस गया था। भैया भी कह रहा है कि यार इसको क्या रोज़ जाना चाहता है। मैं अपने जो ऑनर था इस स्टूडियो का, जो बड़ा वाला भाई जो था, मैंने उनको भी अभी मैं जाता हूँ कि रिस्पेक्ट अभी भी करता हूँ, मैं उनका अभी भी पैर छूता हूँ। मैं उनको बहुत, मतलब मैं पहला गुरु तो वही है इंसान। सही बात। मैं अभी उनको जाता हूँ तो रिस्पेक्ट भैया भैया करता रहता हूँ हमेशा। उनसे मैंने यही बोला था, अब मुझे रोज़ काम करना है, मेरे को मुझे पैसा नहीं दोगे तो भी चलेगा भैया, लेकिन मुझे रोज़ काम करना है। तो उन्होंने ऐसे कराया, उनके वो दिखा था मेरे को। मैंने सिर्फ 6-7 महीने के अंदर फिर कैमरा मैंने रनिंग मतलब कंटिन्यूस चलाने लगा था, ऐसा रहा। ये सारी चीज़ें सर। अभिषेक भाई, आपके लिए कैंडिड फोटोग्राफी का असली एसेंस क्या है, और कैंडिड फोटोज़ को मेमोरेबल बनाने के लिए आप किन किन मोमेंट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हो? पहले तो हमें समझना पड़ेगा कैंडिड फोटोग्राफी होता क्या है। आजकल लोग पता है, लोग कैंडिड फोटोग्राफी को लोग कुछ अलग वे में जाते हैं, लगता तो मुझे समझ में नहीं आता। जितना मैंने लखनऊ में देखा है लोग कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं, मतलब लोग का डिफरेंट अप्रोच रहता है, समझ में नहीं आता है। मैंने फॉरेनर जैसे बाहर की, जैसे आउट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उन लोग का मैं काम देखता हूँ, और डिफरेंट सोच से काम करते हैं। उन लोगों को कैंडिड का मतलब अलग ही। तो हमें समझना होगा कि कैंडिड फोटोग्राफी होता क्या है। कैंडिड फोटोग्राफी में आपका इमोशन, मूड, सब्जेक्ट का मूड कैसा है, इन्वायरमेंट का मूड कैसा है, वो सारी चीज़ें हम लोग कैप्चर करते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं प्रॉपर। डॉक्यूमेंट्री में क्या, डॉक्यूमेंट्री इसको कहते हैं, ट्रू स्टोरी वो प्रॉपर एक। तो हम अगर मैं वेडिंग की बात करता हूँ, हम 8 से 10 घंटे की एक वेडिंग कवर करते हैं हम लोग। उसमें हम लोग क्या, एक स्टोरी को दिखाते हैं हम लोग प्रॉपर। उसमें बहुत सारे इमोशन छिपे रहते हैं, सारी चीज़ को उसको हम लोग क्रिएट करते हैं अपने कैमरे के थ्रू, सारी चीज़ों को ले। तो वो सारी चीज़ें होती है, ये नहीं कि हम कोई भी 2 कपल को खड़ा कर दिए फोटो खींच रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं। आप एक कैंडिड फोटोग्राफर हो तो आपके अंदर डिफरेंट अप्रोच के साथ आपको काम करना पड़ेगा, हर वेरिएशन में काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ हम ब्राइड पोर्ट्रेट कर रहे हैं, कपल पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, सिर्फ वही करना है आपको, ऐसा नहीं है। अब 8 घंटे हैं तो आपको हर चीज़ से कनेक्ट होना पड़ेगा। चाहे अगर फैमिली इंटरेक्शन है वो देखो, आप हो सकता है कुछ चीज़ें हो रही हो, आप कैमरा क्लिक कर रहे हो, फोटोज ले रहे हो, आपकी कान में भी वॉइस जो चलती रहती है ना ऑन फंक्शन में, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है पीछे कुछ आपकी चीज़ एक्टिविटीज़ हो रही है, उस चीज़ पे आपको भी फोकस करना पड़ेगा। आपकी सामने से फोटो तो क्लिक कर रहे हो, बट पीछे भी देखना पड़ेगा कि हमारे बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। उससे आपको बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को। तो आपको आँख भी देख रहे हो तो प्लस कान को भी एकदम शार्प रखो, सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें चल रही है आपके चारों तरफ, पूरा अवेयरनेस होना पड़ेगा चीज़ों को। जो इस चीज़ को
पिक कर लेता है ना, तो उसके लिए कैंडिड फोटोग्राफी और इजी हो जाता है, काम करने का तरीका उन लोग का अलग हो जाता है सारी चीज़ें। बेसिकली आपके हिसाब से कैंडिड वो है कि सामने वाले का जो रियल एक्सप्रेशन है या रियल स्टोरी टेलिंग जो निकल के आती है वो आप बेसिकली वो कैप्चर करना होता है। कई बार मैंने देखा है कई कैंडिड फोटोग्राफर्स को, स्पेशली अपने यूपी में बता रहा हूँ, कि जैसे अगर बोलो कि भाई आप कैंडिड कर लेते हो तो वो कहते हैं कि हाँ मैं भी कैंडिड कर लेता हूँ। अच्छा आपके पास किट कौन सी है, कैसे करते हो? तो वो बोलते हैं कि मेरे पास 70-200 लेंस है और एक वाइड एंगल है, जो भी उनकी किट में रेडी होता है। तो वो ना इक्विपमेंट बेस्ड ज़्यादा बात करते हैं। ये क्यों होता है? हाँ, ये पता है यूट्यूब पे जो बन गए हुए ना आजकल यूट्यूबर चाहिए, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों को। अब आप यूट्यूब पे हम चैनल खोल रहे हैं, आपको नॉलेज है नहीं, आप चीज़ें कैंडिड ये सेटिंग लगाएंगे और ये लेंस लगाएंगे तो आप बेस्ट कैंडिड फोटोग्राफर बन जाएंगे। आप हमेशा देखते रहोगे सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें चलता रहता है। मैं देखता हूँ यूट्यूब पे आजकल, इंस्टाग्राम पे लोग डालते कि ये सेटिंग लगा लीजिए कैंडिड के लिए, बहुत अच्छा है, आपका रिजल्ट आएगा। चीज़ें ऐसा नहीं है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, विजन है, वो सब चीज़ें भी मैटर करता है। राइट। आपकी किट है, हम ये नहीं कह रहे किट मैटर, लेकिन विजन भी बहुत मैटर करता है। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, कहाँ पे कब किस टाइम पे हमें अप्रोच करना चाहिए चीज़ें को, क्लाइंट के साथ कैसा हमें ट्रीट करना चाहिए, ये सब मैटर करता है। मैंने कई बार देखा है कि जैसे कुछ कैंडिड फोटोग्राफर्स जो होते हैं, मतलब स्पेशली मैं पोर्ट्रेट शूट की बात कर रहा हूँ, उनका ऑब्जर्वेशन 0 होता है। उनको लगता है कि मैं कैंडिड में आया तो मुझे पोर्ट्रेट निकालना है। अब जो सब्जेक्ट जिसका आप फोटो क्लिक कर रहे हो, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके ऊपर क्या वो स्टाइलिंग जच रही है कि नहीं जच रही है। बस उन्होंने ये देखा है कि आजकल आपने देखा होगा ग्रूम को एक फैशन वाले पोज में ऐसे खड़ा कर देते हैं और ब्राइड को उसके अपोजिट खड़ा कर देते हैं, इधर 2 लाइट मार देते हैं। फिर ज़्यादा होगा तो ऐसे मूव करा देते हैं, मतलब नीचे देखिए, उधर से इधर देखिए, इधर से उधर लुक ट्रांसफ़र करिए। मतलब ये सारी चीज़ें जो लोग करवा रहे हैं, जहाँ से भी रेफरेंसेस ले रहे हैं और जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं ऑलरेडी, क्या वो चीज़ वहाँ के लिए एप्लीकेबल है? तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ना मुझे लगता है कि यार ये सिर्फ नकल कर रहे हैं। हाँ। जिसका आप फोटो शूट कर रहे हो उसकी पर्सनालिटी निकल के ही नहीं आ रही है फोटो। कॉपी पेस्ट का जमाना चल गया ना। लोगों का वही बताया मैंने आपको, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे देखा मैंने, अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं उनके। मतलब क्या मुझे समझ में नहीं आता। अभी अपनी बात किया पोर्ट्रेट की, आप पोर्ट्रेट में आपको बता दो, पोर्ट्रेट 2 तरह के होते हैं। एक पोर्ट्रेट जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पोर्ट्रेट से क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है। एक होता है इन्वायरमेंट पोर्ट्रेट होता है, जो हमारी स्टोरी को क्रिएट करता है। अगर सपोर्टिंग एलिमेंट्स आप ऐड करते हो, अगर हम पीछे से 2 कपल हैं, उनके पीछे हम पीछे कुछ बैकग्राउंड से कुछ ऐड करते हैं, वो इन्वायरमेंट पोर्ट्रेट में आ गया। पोर्ट्रेट तो सिर्फ अपना ये हो गया, जो चीज़ें आप देखते रहते हो, तो उससे पोर्ट्रेट से आइडेंटिफाई होता है। तो हमें वेडिंग में हमें ज़्यादातर लगता है हम जिस अप्रोच से काम करते हैं वो इन्वायरमेंट पोर्ट्रेट पे काम करते हैं। मैं पोर्ट्रेट पे काम नहीं करता, पोर्ट्रेट बहुत रेयर में रखता हूँ, क्योंकि हमें पोर्ट्रेट में क्या कि आपको स्टाइलिंग देखनी पड़ेगी, आपको कलर सेंस पता होना चाहिए, आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सही बात है। ये सारी चीज़ों के लिए पे काम करना पड़ता है। तो दोनों पे ये सेम रूल्स फॉलो होते हैं। बट अगर इन्वायरमेंट पोर्ट्रेट काम करते हो तो आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप बैकग्राउंड क्या चूज़ करते हो, आपकी लाइटिंग क्या चूज़ करते हो, वो सब मैटर करता है चीज़ें। ये सब चीज़ें पे हम लोग काम करते हैं, ऐसे रहता है। आपके लिए सबसे बेस्ट शूट करना कब होता है, स्पेशली वेडिंग में? डे वेडिंग या नाइट वेडिंग? डे वेडिंग। नाइट वेडिंग का भी एक एडवांटेज ऐसा नहीं है। नाइट वेडिंग में हम एम्बियंस के साथ खेलते हैं। मैं पर्सनली, मैं आपको पता है कि मैं लाइटिंग बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं बहुत, आप लोग सब ने जानते हैं, मैं लखनऊ में सब लोग जानते हैं कि ये लाइटिंग बहुत, क्योंकि मैं एम्बियंस पे काम करता हूँ, मैं मूड पे काम करता हूँ। कैंडिड का मतलब ये होता है मूड। सही बात है। इमोशन। अगर आप सोचो, अब कहीं हमें ये पता है कि लाइटिंग का यूज़ पड़ता है। अब हमें लग रहा है कि बहुत डार्क है जगह पे, हम लोग वहाँ पे ऑक्टा लगाना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि वहाँ पे 2-3 लाइट ऐसी लगी हुई हैं, वो एक विजन ही, एक आर्टिस्ट ही देख पाएगा वो चीज़। सही बात है। अब हमेशा मूड पे काम करता हूँ मैं, हमेशा एम्बियंस सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि अगर मैं ऑक्टा लगा दिया तो फायर कर दिया तो वो फिर मूड ही ख़राब हो गया ना उसका। फिर अगर हमें जिस एम्बियंस से बैठा हूँ, अगर मैं अलग से फायर करता हूँ, फिर अलग सीन हो जाएगा, इसका मूड ही चेंज हो जाएगा। सही बात। तो मैं वेडिंग में एम्बियंस के साथ खेलता हूँ, और मतलब मूड जितना, मतलब सब्जेक्ट का मूड जैसा भी हो, मतलब उस हिसाब से काम करता हूँ चीज़ों। कोई एक अच्छी सी टिप्स बताइए कि जिसका भी आप कैंडिडेट कर रहे हो वेडिंग में, उसको फ्रेंडली कैसे किया जाए? अच्छा, ये सबसे बड़ी, मतलब लोगों को यही चीज़ समझना बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मतलब कि लोगों को क्या होता है ना कि उनको बहुत बड़ा टास्क होता है, लगता है। मैं यहाँ पे जो यूपी की बात करते हैं, मैं देखा हूँ, मतलब जितने लोगों के साथ मैंने काम किया, लोगों को देखा, वो लोग होता है
सोचते हैं ना कि यार 8 घंटे की ड्यूटी है, ड्यूटी की तरह समझते हैं वो लोग। हाँ, 8 घंटे काम करना है, जॉब करना है भाई, चलो हाँ, मतलब हो गया। ऐसा मैंने देखा है, मतलब होता है, लखनऊ में भी होता है जी। हाँ, वो तो मैंने बहुत ऐसे वेंडर के साथ काम किया, मैंने देखा हुआ है। अब जैसे बोला कि आपने क्लाइंट को कैसे आप चीजें, तो इंटरेक्शन कैसे होगा आपका, तो आपकी पहली बात तो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आप कैसे क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल होते हो, वो मैटर करता है आपका चीजें। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, आपको 2 मिनट टाइम देना पड़ेगा उनको लिए। आप उनके माइंड को भी समझ, उनके माइंड को रीड करो पहले, वो चाहते क्या है। मूड की बात की आप, सही बात है, मूड मैटर करता है, क्लाइंट का भी मूड मैटर करता है। आपके उनकी मूड के अकॉर्डिंग जाओ पाओगे। अब उनका मूड सही होगा तो भी आपको फोटो क्लिक करा पाएगा, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं पाएगा चीज़ें। तो एक होता है कि इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, वो तो हम अपने फ्री स्टाइल काम कर रहे हैं जो चीज़ें। एक होता है कि हमें कपल के साथ काम करना है, तो वहाँ पे तो बहुत लोगों का पता है, मैंने देखा ऐसे फोटोग्राफर को देखा है, जब कपल शूट की बारी आती है तो उनका माइंड जीरो ब्लॉक हो जाता है, वो काम ही नहीं कर पाते हैं। एक प्रजाति ऐसी भी है यूपी में काम कर रही है कैंडिड फोटोग्राफर्स की। मैंने देखा है कि जब वो बंदा पोर्ट्रेट शूट कर रहा होता है कपल्स का, तो वो मोबाइल पे पूरा पीडीएफ रखे रहते हैं, और वो मुझे लगा कि वो अपने रेफरेंस के लिए लिए हुए हैं, लेकिन वो रेफरेंस के लिए नहीं होता है, वो जाके सीधे क्लाइंट को दिखाते हैं, आपको ऐसे करना है जी। वो फोटो जिसने भी खींची उस पर्टिकुलर उस क्लाइंट के ऊपर वो अच्छी लग सकती है, लेकिन आप जिसकी फ़ोटो खींच रहे हो, क्या वो पोज उनके ऊपर अच्छा लग रहा है? उनकी फेस की बनावट गोल है कि मतलब थोड़ा अंडाकार है, कि मतलब थोड़ा सा होता है ना कि मतलब हर प्रोफाइल हर चीज़ की पोज नहीं बनी है। जो आपने बात बताया, अगर एजुकेटेड क्लाइंट हो ना जी, तो आपको डिसएडवांटेज हो जाता है वहाँ से। अगर आप कॉपी कर रहे हो, मतलब दिखा रहे हो, सही बात है, फिर आपका माइंडसेट कहाँ है, फिर है कहाँ है माइंडसेट, मैं आपको क्यों पिक किया हूँ, ये तो सोचो आपको क्यों पिक किया मैंने। मैं तो बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन थे ना, अगर मुझे आप फोन से ही दिखा के फोटो क्लिक करोगे तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ है। राइट। अच्छा आर्टिस्ट की तो पहचान यही होती है ना कि आप ऑन द स्पॉट अपने विजन को क्लियर करो, सारी चीजें। सही बात है। स्क्रिप्ट तो मैंने बहुत ऐसे आर्टिस्ट को देखा कि ऑन द स्पॉट उन्होंने बनाया हुआ है, अब वही आर्टिस्ट सक्सेस होते हैं। आप कॉपी पेस्ट करके जिंदगी में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप पैसा कमा पाओगे, लेकिन एक होता है आपका कि पैसा जिंदगी में सब लोग कमाते हैं, फेम बहुत कम लोग कमाते हैं। तो वो चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अपने अपने विज़न पे काम करिए, आप अच्छे अच्छे फोटोग्राफर का काम देखिए, उनके साथ बैठिए, उनकी चीज़ों को समझिए आप, तो आपका माइंड चेंज होगा। ये नहीं सिर्फ आप अपने काम को देख के मैं बढ़िया कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं वेडिंग करता हूँ, लेकिन मेरा काम आपको पता है, बाकी लोग भी देखते हैं कि मैं फाइन आर्ट्स फोटोग्राफर हूँ, ट्रैवलर फोटोग्राफर, मैं काम करता रहता हूँ। ट्रैवलिंग क्यों करता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस देखता हूँ, मैं भी तो पता चलूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अच्छे अच्छे फोटोग्राफर के साथ मिलता हूँ, देखते हैं वो लोग क्या काम करें, इस समय क्या ट्रेंड पे काम कर रहे हैं, किस लिए, उनका भी माइंड सेट देखता हूँ कैसे। तो मैं जाता हूँ, मैं अपने मेरे 2-3 फोटोग्राफर फ्रेंड है जो रेगुलर ट्रैवलर बेस्ड काम करते हैं, उनके साथ भी बैठता, बातचीत होती रहती है। तो जब एक आर्टिस्ट 4-5 आर्टिस्ट के साथ बैठता है ना, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे। उनकी बातों को सुनो, बोलो कम, सुनो ज़्यादा। जहाँ पे लगे तो बोलो, लेकिन सुनो ज़्यादा, क्योंकि जो बंदा ट्रैवलर कर रहा है, हर जगह जा रहा है, आप क्या एक्सप्लोर करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर फोटोग्राफर में बोलता हूँ, आप वेडिंग से पैसा कमाओ, आप अपने लिए 10 से 15,000 20,000 जो भी आप है उसको अलग करो और कहीं घूमने जाओ। एक सीज़न ख़त्म होने के बाद अपने आप को टाइम दो, अच्छी जगह जाओ, माइंड को सेट करो। आर्टिस्ट को क्या होता है ना, एक टाइम बाद आपको अपना मतलब आप 1 महीना काम कर रहे हो, 1 महीना वेडिंग सीजन में और भी फंसा रहता है इंसान, देखते हो आप इतना बिजी रहता है, तो आपको एक जोन चाहिए कि जहाँ पे आप अपने आप को टाइम दे पाओ, चीज़ों को समझो। सही बात है, मतलब अपने आप को अपग्रेड करो, बिल्कुल। और नए सीजन के लिए आप क्या नया करने वाले हो, उस पर प्रॉपर आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक चीज़ में क्लाइंट की तरफ से मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि सपोज टीम बहुत अच्छी है, ठीक है, और कैंडिड फोटोग्राफर्स भी बहुत ही अच्छा है, जिसका ऑब्जर्वेशन वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है। वेडिंग से कुछ दिनों पहले होता है क्या है कि क्लाइंट हमसे अपना मूड बोर्ड शेयर करता है कि मेरे को ना कुछ इस तरीके की चीज़, मेरा टेस्ट ऐसा है। तो कई बार क्लाइंट ऐसी चीज़ें शेयर करता है जो कि उस वेडिंग डे वाले टाइम पे इम्पॉसिबल होता है करना। एक्चुअली में होता है क्या है कि वो जो रेफरेंसेस शेयर कर रहे होते हैं वो सब फॉरेन वेडिंग के रेफरेंसेस होते हैं या तो इंटीमेट वेडिंग के रेफरेंसेस होते हैं, जिसमें 60-70 लोगों की गैदरिंग की वेडिंग होती है, स्पेशली एक दिन प्रॉपर फोटो शूट का दिया जाता है। बट यूपी की शादियों में आपको 15 मिनट भी क्वालिटी वाला मिल जाए, ये बहुत रेयर टू रेयर होता है। तो उस कंडीशन में जब क्लाइंट अपनी चीज़ों को भेजता है कि मुझे को ऐसा काम कराना है, और जिस दिन वेडिंग होती है उस दिन वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं जी, उस दिन वो चीज़ें होती हैं जो उस दिन के हिसाब से उसके ऊपर बेस्ट होती है।
है ना। कई बार क्लाइंट ऐसे बोलते हैं कि यार मैंने तो आपको वो चीज़ें भेजी थी, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया क्लाइंट ने, क्योंकि उस दिन काफ़ी काम होता है ना, तो वो फोटोशूट के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छा चीज़ें चाहिए होता है। तो इसमें आपका विचार क्या है, ऐसी चीज़ों को कैसे टैकल किया जाए? जैसे बताया कि आप उनकी क्लाइंट आपको भेज देता है हाँ। मूड बोर्ड, चाहे कोई रेफरेंसेस की, भैया मुझे ऐसी फ़ोटो चाहिए, ऐसी वीडियो चाहिए, ठीक है, उनका अपना ये चाहते हैं कि हर क्लाइंट चाहता है कि मेरी अच्छी से अच्छी फ़ोटोज़ आ जाए, मतलब मेमोरीज कैप्चर हो जाए सारी चीज़ें। बट आपको ये समझना होगा कि मेरे क्लाइंट को समझना होगा कि हर इंसान का एक अपना कैरेक्टर है, एक अपना मूड है, सबको एक जैसे आप मर्च नहीं कर सकते। सही बात है। नवंबर दिसंबर की अगर बात करें, अगर सीजन अभी आने वाले अपकमिंग सीजन जो आने वाले हैं, हम 30 वेडिंग करते हैं, तो 30 वेडिंग के कपल के डिफरेंट कैरेक्टर होंगे। सही बात है, बिल्कुल। आप उनसे एक दूसरे को मर्च नहीं कर सकते। सही है। और 30 वेडिंग के आपके कंटेंट अलग होंगे, एक जैसे नहीं हो सकते हैं। राइट। ये चीज़ें ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या ना हो सकता है नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए। यार अगर वैसा चाहिए तो फिर तो कॉपी हो गया ना, नया क्या हुआ आपके साथ में। सही बात है। आपकी पर्सनालिटी पे और उस इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या बेस्ट होगा, हाँ। ये तो उसी समय देखा जा सकता है। उसी समय देखा जाएगा। राइट। हम लोग बात करते हैं, जैसे काम करते हैं, कभी भी हम लोग जैसे साथ में काम करते हैं, हाँ। तो आप हमें भेजते हैं ऐसी चीज़ कि अभिषेक ऐसे ऐसे सारी चीज़ें अभिषेक भैया करना है। मैं कहा ठीक है। मैं कहा भैया देखिए आप हमें जो बता रहे हैं वो ठीक है, मैं समझ गया, मतलब एक माइंडसेट अपना क्लियर हो गया। लेकिन हम ऑन फंक्शन वहाँ जाने के बाद ही सारी चीज़ें बता पाएंगे कि कैसा क्लाइंट का मूड है, उस हिसाब से काम हो पाएगा। सही हो बात सकता है। उससे बढ़िया हो जो उसने देखा है, और उससे- ऐसे केसेस हुए और कई बार ऐसा हुआ है कि जो क्लाइंट ने हम लोगों को मूड बोर्ड दिया है उससे कहीं फार हम लोगों ने अच्छा काम करके डिलीवर किया उनको। तो ये चीज़ें क्लाइंट को समझना पड़ेगा। सही बात है। उत्तर प्रदेश की वेडिंग मार्केट में कैंडिड फोटोग्राफी का ट्रेंड आपके एक्सपीरियंस में कैसे इवॉल्व हो रहा है? अभी तो क्या है कि मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब पहले तो इतना नहीं। हम जिस टाइम स्टार्ट किए थे लखनऊ में तो बहुत कम लोग थे, मतलब 2-4 स्टूडियो में ही लोग थे जो काम करते थे। अभी तो मतलब बहुत सारे हो गए फोटोग्राफर, मतलब ऑलमोस्ट वेडिंग में देखता हूँ सारे फंक्शन में वो कैंडिड फोटोग्राफर मांगते हैं वो चीज़ों को। तो उससे क्या हो जाता है कि उन लोग के लिए भी चीज़ें आसान हो जाती है। और आपको पता है कैंडिड शॉट में तो आपको पता है कि सारे स्टोरी बोर्ड, स्टोरी टेलिंग पे काम होते हैं सारी चीज़ें, तो ये सब इमोशन पे हर एक चीज़ पे काम होते हैं। तो इसलिए क्लाइंट के भी हम लोग आउटपुट देने में और इजी हो जाता है चीज़ें, उसको भी अच्छा लगता है कि नहीं यार जहाँ हमने जिसको पिक किया वो अच्छा काम किया उन्होंने। तो ऐसे हम लोग को चैनल मिल जाता है कि उसका काम अच्छा करने के बाद हमको उनसे थ्रू बहुत सारे क्लाइंट आते लगते कि यार ये किसने काम किया, तुम्हारा बहुत अच्छा लग रहा है शॉट। जैसे हम आपके लिए भी काम किया हमने, मतलब ऐसे एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट ने भी इससे चैनल सेट होता चला गया सारी चीज़ें। तो हमें लगता है कि अब मैं क्लाइंट से यही कहूँगा कि आप कोशिश करिए कि आप हर फंक्शन में कैंडिड फोटोग्राफर जरूर रखिए। कई बार काम बुक करते समय क्लाइंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे सारे फंक्शन में कैंडिड वाला बंदा चाहिए, लेकिन जब उनको प्राइस बताया जाता है पैकेज का तो कहते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हाई बता रहे हो आप, इतना तो लगता ही नहीं है। तो मेरा ना ऐसे क्लाइंट्स के लिए ना एक छोटा सा सजेशन है कि आपके जो रिचुअल्स होते हैं सब में ही कैंडिड फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, ये ज़रूरी नहीं है। कहीं कहीं पे आप बजट को लेकर के कुछ चीज़ें कम कर सकते हो। जैसे तिलक का फंक्शन होता है तो वो एक ट्रेडिशनल रिचुअल फंक्शन है जिसमें केवल चढ़ावा चढ़ता है और चीज़ें चलती हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसमें कैंडिड अवॉइड कर सकते हो, ट्रेडिशनल में जा सकते हो। आपके घर में एक सत्यनारायण की कथा है शादी से पहले या मंडप के चारों ओर मंडप करना है तो उसमें कैंडिड की क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पे ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं उसमें आप रखो हाँ उसमें मतलब आप ट्रेडिशनल फोटोग्राफर्स को रखो, लेकिन जो वेडिंग के जो वाइब्रेंट फंक्शन है जैसे संगीत है, रिंग सेरेमनी है और कॉकटेल पार्टी है, हल्दी का फंक्शन है और ऑब्वियसली वेडिंग है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और इसमें कैंडिड होना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। बिकॉज मैं तो कहता हूँ ट्रेडिशनल टीम लगाओ ना, 2+2 क्या कैमरा लगाओ, 2 कैंडिड 2 सिनेमैटिक, ये सही है। अगर अच्छा बंदा अच्छे मतलब आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो तो 2 कैंडिड 2 सिनेमैटिक बहुत है। बहुत सारे फोटोग्राफर मत लगाओ, लगती 10-15 टीम लगाते कोई मतलब नहीं है। हाँ मैंने देखा है कई लोगों को लखनऊ में ही काम करते हुए वो कंपटीशन करते हैं। कंपटीशन ऐसे थोड़ी ना होता है, आपके आउटपुट से होता है कंपटीशन। सही बात है। तो ये चीजें तो मैं देखा है, मैंने देखा है कि अगर कई बार यहाँ पे लोग जिस वेडिंग का 4 लाख रुपए भी चार्ज कर रहे होते हैं, उन्होंने बोल तो दिया 4 लाख रुपए, बट मैंने देखा है जब वेडिंग वाले दिन वो लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं। 18 लोग की टीम लगा देंगे, 20 लोग की टीम लगा देंगे, इतने बंदों को लगाने का जरूरत ही नहीं होता है। 1 लाख रुपए तो खाना खा जाते हैं क्लाइंट का है, 1 लाख रुपए तो प्लेट उन लोग की उठ जाती है। बताइए, तो यहाँ पे ना
लिमिटेड टीम और अच्छा मैनेजमेंट बिल्कुल आपको एक बहुत अच्छा आउटपुट दे सकता है। और इनफैक्ट आप कितनी भी बड़ी वेडिंग कर रहे हो, स्पेशली कंटेंट को लेकर के बात कर रहा हूँ, अब ये नहीं कि पॉलिटिकल वेडिंग है तो उसमें 5,000-10,000 लोग की गैदरिंग है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। बट अगर आप एक अच्छी रेप्यूटेड वेडिंग कर रहे हो, 300, 400, 500 इनफैक्ट पीपल्स की अगर वेडिंग कर रहे हो, मेरे हिसाब से 12 से 13 बंदों की टीम इनफ है, इंक्लूडिंग जो कैमरा असिस्टेंट होते हैं। अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और आप बहुत क्लीन काम देना चाहते हो, जिसमें आपने बताया कि 2 कैंडिडेट डबल रख लो और 2-3 सिनेमेटोग्राफर रख लो, ड्रोन रख लो, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 12 से 13 बंदों की टीम इनफ होती है, बहुत इनफ होती है। 400-500 गैदरिंग में तो चाहिए हमें होती है। हम उस वेडिंग की बात करें जहाँ पे 100-150 बहुत प्रीमियम वेडिंग होती है, जो जैसे लेबुआ की बात कर ले, अपने लाल लेबुआ की वेडिंग बहुत अच्छी होती है, ताज की वेडिंग बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे आप कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग उससे ज्यादा नहीं जा सकते आप। सही बात है। फिर आप तो फिर इन्वायरमेंट कैप्चर ही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे 4 से 5 फोटोग्राफर एनफ है, उससे ज्यादा मत रखो। बिल्कुल सही बात है। आप ट्रेडिशनल टीम वहाँ लगाओ ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आप कैंडिडेट 2 सिनेमैटिक, बाकी अपना असिस्टेंट जो भी है, मतलब 5 से 6 लोग की टीम की आप लोग की बहुत है। हाँ, अच्छा कंटेंट, कम्युनिकेशन जिसका अच्छा रहेगा वो सारे, मतलब लेबुआ जैसे वेन्यू पे वो अच्छा, मैंने लेबुआ में बहुत अच्छी वेडिंग मैंने कवर किया, बहुत उसका वाइब बहुत अच्छा लगता है, लेबुआ का बहुत अच्छा लगता है। अब तो सराका हो गया है, अलग बात है, लेकिन वैसे वेडिंग मुझे कवर करने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि जहाँ पे कम लोग हों और मतलब कंटेंट निकले ज़्यादा, ये कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। कहने मतलब ये है, हम अगर 6 घंटे तो 6 घंटे में कंटिन्यू में बैठूँ ना, मतलब हाँ कुछ ना कुछ। अब ये नहीं कि बस केवल रिश्तेदारों को ही फोटो खींचते चले जा रहे हो, जितने भी लोग आ रहे हैं सबकी फोटो खींचनी है, मतलब 500 पीपल आए तो 500 की फोटो खींचनी, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ उसके अंदर वेरिएशन होना चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। बेसिकली मेरा माइंडसेट रहता है जो वेडिंग के लेके, मैं आपको बता देता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं 8 घंटे में किसी के लिए डॉक्यूमेंट्री करने जा रहा हूँ, मेरा इस माइंडसेट से काम करता हूँ। जो प्रीमियम वेडिंग करने जाता हूँ ऐसे भी वेडिंग करता हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे मैं अगर अच्छे वेंडर के लिए काम करता हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट्री करने जाता हूँ, ना कि मैं कैंडिडेट भी नहीं यूज़ करता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री का मतलब उनकी जो भी विजुअल, मतलब जो भी स्टोरी टेलिंग पिक्चर है वो मैं कैप्चर करने जाता हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है ट्रू बेस्ट स्टोरी। तो मेरा ये रहता है कि इसी माइंडसेट से मैं काम करता हूँ। 8 घंटे मुझे काम करना, और 8 घंटे मैं एकदम, एक होता है ना एक्टिव होकर काम करना कि 8 घंटे में क्या क्या उनको दे सकता हूँ। उससे पहले भी हम 1 घंटा पहले पहुँचते हैं। मेरा काम करने का तरीका ये होता है कि 1 घंटा पहले पहुँचना होता है फंक्शन में। मैं पूरा वेन्यू कैप्चर करता हूँ, पूरा वेन्यू को अपने मतलब ऑब्जर्व कर लेता हूँ सारी चीज़। उससे पता चल जाता है कि आपको पोर्ट्रेट कहाँ पे कैप्चर करना है, आपकी फैमिली फोटोज़ कहाँ पे कैप्चर करना है, और मोमेंट कहाँ पे होना है, मतलब सारी चीज़ों को पता चल जाता है। मतलब अगर आप एक्सपीरियंस वाला बंदा हो तो पता चल जाता है आपको, 2 मिनट में पता चल जाएगा सारी चीज़ों को लेके। तो ऐसे काम करते हैं भैया, मेरा तो माइंडसेट यही रहता है, इसी माइंडसेट से काम करते हैं। और लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि आप कभी भी कोई भी वेडिंग कवर करने जाओ तो प्लीज़ आप लोग एक बार वेन्यू को पूरा एक बार ऑब्जर्व कर लो, सारी चीज़ों को एक बार एक्सप्लोर कर लो। तो इससे क्या होगा ना, आपको काम करने में बहुत ईजी होगा चीज़ों को। एक एथिकल डिलेमा फ्रीलांसिंग में ये होता है कि कई फोटोग्राफर्स दूसरे ब्रांड के प्रोजेक्ट्स को अपने नाम से इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं। आपका इस पर क्या टेक है? मैंने बहुत ऐसे फोटोग्राफर को देखा हुआ है कि अगर उनका वर्क डालते हैं तो उनको मेंशन करते हैं। बहुत ऐसे फोटोग्राफर देखे कि उनका वर्क डालते हैं, उनको मेंशन ही नहीं करते, जो कि गलत है। अगर उनकी बॉन्डिंग, आप लोग दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, जिसके लिए वो जैसे वो लीड फोटोग्राफर है, उस कंपनी के लिए काम कर रहा है, अगर वो डाल रहा है, अगर उनकी बॉन्डिंग अच्छी है तो प्लीज़ उनको मेंशन करो। अगर वो अलाउ नहीं कर रहे तो फिर नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। क्योंकि भाई हम भी अगर उस जगह पे रहेंगे तो हम लोग भी यही सोचेंगे। तो आजकल का मैं देख रहा हूँ कि ये लोग अच्छे अच्छे फोटोग्राफर का स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम से और अपने पेज पे डाल देते हैं। हाँ, वो चीज़ें मैंने देखा हुआ है। मतलब बहुत लोग का, मैंने नाम नहीं ले सकता क्योंकि सबकी रोजी रोटी चलनी होती है। मैं क्या, चलो भाई कोई बात नहीं। तो मैंने तो देखा अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करने के लिए वो लोग कर देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। बेसिकली फ्रीलांसिंग में मतलब इतना एथिक्स होना चाहिए कि बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि आप जिस ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हो, क्योंकि आप एक फ्रीलांसर्स हो तो आप कई ब्रांड्स के लिए अपना अलग अलग काम करते हो, तो ये लॉयल्टी मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। लॉयल्टी होनी बहुत जरूरी है कि क्योंकि आपके लिए क्लाइंट वो नहीं है जिनकी आप फोटो खींच रहे हो। आपके लिए क्लाइंट तो हमारे जैसे वेंडर्स हुए जो मतलब आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लॉयल्टी हमेशा रहनी चाहिए, लाइफ टाइम तक तो रह पाओगे, तो नहीं और तभी आप मार्केट में बहुत देर तक टिक भी पाओगे, बिल्कुल है कि नहीं।
वरना कई लोग होते हैं जो तुरंत मना कर देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मना नहीं करते हैं लेकिन धीरे धीरे साइलेंटली पीछे से हट जाते हैं और कब आपकी मार्केट डाउन होती चली जाती है वो आपको अंदाजा ही नहीं होता किसी चीज़ को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। अभिषेक भाई, द मोशन टेल्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करिए, कैसे और वेंडर्स के साथ जब आप काम करते हैं और जब आप द मोशन टेल्स के साथ काम करते हैं, कैसे क्या डिफरेंट चीज़ लगती है आपको हमारे साथ काम करने में? पहले तो सबसे पहले आपका जो काम करने का स्टाइल है लोगों से अलग इसलिए होता है क्योंकि आप प्री प्लान करते हो, हम आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हो, तो ये चीज़ें हम लोग को अच्छा लगता है और हम लोग को ईजी बना देता है काम करने में। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे हम उदयपुर की बात कर ले तो हम लोग उससे 1.5 महीना पहले हम लोग की प्री प्लान चल रहा था। हाँ, मुझे याद है आप एक वेडिंग को रात में 3 बजे जब मैंने मीटिंग रखी थी तो आप लोग रात में 3 बजे आए थे डिस्कस करने के लिए। बिल्कुल वो हमने वहाँ से वर्क करके बाद हम लोग आए थे, मीटिंग हुई हमारे यहाँ पे, फिर हम लोग एक चाय पे भी मीटिंग हुई थी हमारी, बात कर रहे थे। फिर लास्ट में हम लोग जूम ऐप पे कर रहे जो फाइनल हम लोग का जब था वो करने के बाद तो फिर हम लोग ये था कि अब जाने का था सीन। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मीन्स जो हमारा सेगमेंट है ना काम, जो हम लोग का पावर चीज़ है वो स्टोरी टेलिंग जो बात करते हैं, जो हम लोग स्टोरी बोर्ड बनाते हैं, जो चीज़ें आप लोग बनाते हो जो हम लोग के साथ शेयर करते हो, तो सबसे बड़ी बात तो हम बता दें जो स्टोरी टेलिंग जो पार्ट होता है ना, ये इतना, अगर किसी आर्टिस्ट का विज़न क्लियर है और किसी आर्टिस्ट का स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रांग है तो उसकी चाहे फोटोज़ हो चाहे वीडियो फॉर्मेट में हो उसका बहुत स्ट्रांग रहेगा। राइट। तो आपको ये बताना जरूरी होगा कि स्टोरी और स्टोरी टेलिंग होता है क्या, पहले ये समझिए। अगर मैं एज ए व्यूवर की बात करता हूँ तो समझना कि हम लोग जिस पे काम करते हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी टेलिंग है क्या। तो आप स्टोरी तो हम लोग कोई भी कहानी सुनते हैं, स्टोरी टेलिंग अगर हम लोग जो स्टोरी बनाते हैं अब फिर हम उसको दिखाते हैं एज ए व्यूवर को, तो वो जो इम्पैक्ट आता है लोगों का, आउटपुट आता है, जो फीडबैक आता है, हम लोग स्टोरी अपनी कहानियों को दिखाते हैं, अपने वर्क को दिखाते हैं लोगों को। सही बात है। तो वो स्टोरी टेलिंग होता है, तो उसी पे हम लोग काम करते हैं। तो वो ऐसे रात फिर हम लोगों ने वहाँ पे उदयपुर में पहुँचा, फिर काम करा, मतलब 2 दिन हम लोग थे, 2 दिन ऐसा लगा नहीं हम लोग कि थक गए हैं ये सब चीज़ें, बिल्कुल नहीं। 2 दिन तो एकदम फुल एकदम एनर्जी के साथ में काम किया, क्योंकि आपके साथ काम करने में मुझे इसलिए ईजी रहता है क्योंकि आप मुझे टोकते नहीं हो कि अभी से ये भी कर लेना, अभी से वो भी कर लेना, अभी से ये कपल छोड़ना नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि आप ऑलरेडी मेरे को फ्री कर देते, कहते हो कि तुमको जो करना कर लो। तो मेरे लिए ईजी जाता है कि मैं एकदम, मेरे को जिस माइंड से बताया था, मैंने पहले बताया था कि मैं कोई भी वेडिंग करने जाता हूँ क्यों भी, तो मैं डॉक्यूमेंट्री बेस जाता हूँ। ये नहीं कि 8 घंटे का जॉब करने गया, हाँ भाई मेरा जॉब हो गया, चलो भाई मेरा हो गया, भैया हम जा रहे हैं, मेरा काम हो गया, जा रहे रूम में जा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये चीज़ तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट पे होते हो, साइट पे होते हो, तो कभी भी आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ये अप्रोच नहीं दिखती है कि 8 घंटे हो गए या 10 घंटे हो गए या अब बहुत हो गया, ये कहीं से भी नहीं दिखता। मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 10 घंटे कंटिन्यू काम कर सकता हूँ। वेडिंग में यही सीन मेरे लिए मैटर करता है, और वेडिंग मुझे बहुत अच्छा वेडिंग हो, अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट ना मिले तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे अच्छा काम नहीं करा पाओगे। आप मुझे कितना भी पैसा दे दो मुझे नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा चीजें। कई बार आप, हाँ मतलब गुस्सा आने लगती है अपने आप से। मैं आपसे बोलता हूँ कितनी बार कि भैया आप कहाँ बुला लिया, किसी और को बुला लेते हैं, मैं कितनी बार बोला। लेकिन उदयपुर वाला तो बहुत ग्रैंड वेडिंग था, मैं तो एकदम, मैं कहा भैया आप एक फोटोग्राफर को रख लीजिए इधर, जिसको जहाँ लगाना है फैमिली कवर कराना कराइए, मेरे को एकदम छोड़ दीजिए फ्री माइंड एकदम। तो एकदम वो तो बहुत अच्छा गया था। अब मैम से भी तो मिला हुआ था काफ़ी, उनके फंक्शन कवर कर चुके थे, तो उन लोग सब बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। कृष्णा भैया से भी मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो मतलब काम करना, यही आपने बोला था ना कि क्लाइंट के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग होती है। सही बात। तो ये आपको पता, आपको बनाना पड़ेगा, आपका नेचर कैसा है, उनके स्वभाव से बात करो, चीज़ों को समझो। तो ये सब चीज़ें बहुत, और कई बार पता है काम करते करते ना इतना ट्रस्ट हो जाता है। हाँ, जैसे हमने एक वर्ड यूज़ किया कि फ्रीलांस कैंडिडेट फोटोग्राफर। एक्चुअली में ना आप काम भले ही कितने भी लोगों के लिए करते हो, बट कभी आपके बिहेवियर से ना कभी ऐसा हमको लगा नहीं कि आप किसी और, मतलब आप हमेशा ऐसे कोलैब होके काम करते हो कि द मोशन टेल्स क्या परमानेंट ही बंदे हो, और आपकी जो अप्रोच है वो भी बिल्कुल वैसी ही रहती है। सब करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए रहूँ, मतलब कोशिश रहती है हमारी। ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगती है कि आप मतलब प्रायोरिटी रखते हो चीज़ों की और चीज़ों को समझते हो, और जो काम करने का जो पैशन है स्पेशली, मतलब मैं अगर बात करूं, आपकी तारीफ़ करूं, तो मुझे आपके अंदर एक तो नयापन क्या होना चाहिए, दूसरा हमको वही काम दोबारा नहीं करना है। सही बात। हर सीजन में जब भी हम लोगों ने काम किया है तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंट लगा है, मतलब चीज़ों को लेकर के, और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको सबसे अलग करती है। और जब आपने बोला कि 5-6 साल पहले हम लोग मिले थे, तब
हम लोग कहीं पे थे, आप 5-6 साल पहले जिस जगह पे भी थे पहले का मैं अप्रोच देखता था। अच्छा। और जिस तरीके से आपके फ़ोटोज़ थे वो कहीं ना कहीं वो रेगुलर की तरह नहीं थे। और मेरा ऑब्जर्वेशन ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा है। पहले से पहले आप किसी को पिक किया हुआ था, आपके साथ कोई हाँ था? मैं तो हाँ नहीं, बंदे थे ये साथ में, पर उनकी स्पेशलिटी थी, वो पोर्ट्रेट के मास्टर आदमी थे, वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन उस समय ना जब आपकी चीज़ें मैं देखता था तो कई बार और लोग उस चीज़ों को नहीं समझ पाते थे कि यार ये क्या, इसमें क्या है, उसमें क्या है। लेकिन आपकी जो कुछ चीज़ें होती थी ना जो आर्टिस्टिकल थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जो आपकी ये अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंट लगती थी। और आपको याद होगा कि उस समय से ही मैं आपको हमेशा आपको मैंने बोलता था कि अभिषेक आप कुछ डिफरेंट हो, आपको मतलब ये करना चाहिए या आपको मतलब थोड़ा और आर्ट पे मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे बात होती थी, हम लोग की बात होती थी, बहुत अच्छा लगता था कि आपने हमेशा आर्ट को प्रायोरिटी पे रखा। और आपने कहीं ना कहीं इस मार्केट में जो लोग चल रहे हैं ना भीड़ चाल, आप कहीं ना कहीं उस भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बने और आपने कहीं ना कहीं डिफरेंट काम किया। भैया जैसे आपने 2 वर्ड बोला, एक जॉब होता है, एक पैशन होता है, बहुत फ़र्क है उसमें। मैं फोटोग्राफी को मैं जॉब की तरह देखता ही नहीं हूँ। मेरे को मन करेगा तो भी काम करूँगा, नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं करेगा तो नहीं कर सकता। मैंने कई बार ऐसा देखा भी है, पिछले सीजन या 2 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है, जब मेरे को याद है कि जैसे और लोगों को पता चलता है कि अच्छा अभिषेक ने इनके लिए काम किया, चलो हम भी काम करवाएं। ऐसे बहुत से यहाँ पे हैं लोग स्टूडियो में, तो उन्होंने मेरे सामने ही कई बार आपको कॉल आया और आपने मेरे को आपको हर काम नहीं करना है, ये कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा विजन है कि आपको पता है कि आपको अपना समय कहाँ देना है। क्योंकि पैसे तो देखो सब जगह मिलते हैं, लेकिन जो टेस्ट है ना उसको पिक करना बहुत बड़ी बात होती है। सामने वाले का भी टेस्ट तो पता होना चाहिए। राइट, ये भी तो मैटर करता है ना। सामने वाला क्योंकि मार्केट में हर तरीके के लोग हैं ना, मतलब अब वो पता चला, हमें पता है कि हम जिसके लिए काम करते हैं उनका टेस्ट कैसा है, तो इसीलिए मतलब मैं आपको पहले ही बताया था कि इन्वायरमेंट का फ़र्क है। लखनऊ में भी बहुत सारे इन्वायरमेंट, हर जगह का इन्वायरमेंट अलग अलग है। मैं वेन्यू की बात कर रहा तो हर जगह का इन्वायरमेंट अलग है, तो उस हिसाब से वहाँ काम होता है। और सबसे बड़ी बात होगी कि जिस वेंडर काम करते हैं उसका विजन बहुत क्लियर होता है, पता चल जाता है। सही बात है, वो समझ में आ जाता है कि किसका काम कैसा। मैंने देखा है ना, ऐसे मैंने वेंडर को देखा है कि अपनी कंपनी चला रहे हैं बट उनको उतना मतलब ही नहीं रहता है कि बंदे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब, उनको बस ये आने से मतलब है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप किसी कंपनी के मालिक हो या वेंडर के हो तो प्लीज़ आपको अब इतना भी एफर्ट होना चाहिए, उसका पता चलना चाहिए कि हमारी कंपनी कहाँ मतलब हमारे जो बंदे काम कर रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए चीज़ों को। एक जो वेडिंग होती है उसमें ब्राइड एंड ग्रूम के अलावा उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके भी कैंडिड मूवमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इक्वली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सारी चीज़ें आप किस तरीके से प्लान करते हो? भैया मैं तो अभी बता दूं कि मैंने कुछ ऐसी वेडिंग कवर किया ना, मैंने कपल से ज़्यादा मैंने फैमिली पे ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कपल नहीं करा पाता है शूट, उनके पास टाइम नहीं होता है, टाइम की वजह से नहीं हो, जैसे कपल शूट नहीं हुआ। अब वेडिंग तो पैकेज है ना पूरा, 8 घंटे 10 घंटे का पैकेज, आपके पास कंटेंट प्रॉपर है। तो आप अगर कपल शूट नहीं हो तो इसका मतलब आपकी वेडिंग नहीं हुई, ऐसा तो नहीं हुआ। आपके पास फैमिली है, दोनों साइड की फैमिली है, उनके सिस्टर है, उनके ब्रदर्स हैं, उनके साथ में आप फोटोज लो ना कैप्चर, उनकी मूड को क्रिएट करो। हो सकता है आपको कपल शूट ना मिला हो लेकिन आप उनके साथ उनकी बातचीत हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है और हंसी मजाक वाला भी हो रहा है, सीन चल रहा है, मूड एक अच्छा चल रहा है अपना सीन, तो वो सब भी तो अपना वेडिंग का पार्ट है ना। वो सब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ब्राइड कपल फोटोज ले लिया तो वो मतलब वेडिंग फोटोग्राफी होगी, ऐसा तो नहीं है। वेडिंग का मतलब पूरा फुल पैकेज अपना 8 घंटे 10 घंटे। मैं यही मान के चलता हूँ कि वेडिंग का मतलब 8 घंटे की एक स्टोरी हर फोटोग्राफर को वो काम करना चाहिए कि 8 घंटे की आप एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हो और पूरी स्टोरी क्रिएट करो एकदम। ये नहीं कि सिर्फ कपल फोटो पे ही ध्यान देना है। मम्मी के साथ बहुत मैंने ऐसे फोटोज कैप्चर किए, बहुत प्यारे। कभी मैंने एक ब्राइड को देखा था मैंने कि वो रेडी हो रही थी, मतलब वो लास्ट जो चुन्नी पहनते हैं ना, एक मार वो नहीं लगी थी, कह रहे कि आज मैं अपनी बेटी को दुल्हन पहनते हुए देख रहा हूँ मैं। तब ये तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत इमोशनल। वहाँ पे बहुत वैसे शॉट बहुत आते हैं, वहाँ पे बहुत रेयर में आते हैं, बहुत कमी ऐसा चीज़ है कि वहाँ पे आपको वहाँ पे एक्टिव होना पड़ेगा फोटोग्राफर को। मैंने यहाँ पे कई लोगों को देखा है, मतलब कुछ कैंडिडेट फोटोग्राफर्स हैं जो सिर्फ केवल कपल और सोलो पे ही फोकस करते हैं, फैमिली उनकी प्रायोरिटी नहीं होती है, जो कि ये बहुत ही गलत चीज़ है।
और दूसरी चीज़ ये है कि कई बार हमने भी ऐसी कई वेडिंग्स करी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं जो कपल होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जेलअप नहीं होते हैं, लेकिन उनकी फैमिली उनके साथ बहुत अच्छे से जेलअप होती है। वही मैं बात करूं, बिल्कुल वही होता है। तो कई बार मैंने देखा है कुछ कैंडिड फोटोग्राफर डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, उनके माइंड ब्लॉक कि यार ये तो कुछ आपस में कर ही नहीं रहे, मेरे पास डेटा ही नहीं है, अब डेटा ही नहीं है, मैं क्या दिखाऊंगा, किस क्लाइंट को क्या दिखाऊंगा जो मुझे बुक किया है। और लेकिन उसकी फैमिली कितनी अच्छे से इन्वॉल्व है, वो सारा फोकस ही छोड़ देते हैं वहां से। एक्चुअली क्या है, हमने लखनऊ में जितने फोटोग्राफर को देखा है, वो जिस विजन से जाते हैं वेडिंग करने, वो विजन हमें नहीं समझ आता। वो लोग हाँ पर फुल है वो विजन है, ये आज फुल फंक्शन है या फंक्शन है, वो किसी की दिल की चीज नहीं है, वो उनके लिए एक हाफ फंक्शन है, फुल फंक्शन है। हाँ, तो वो चीज जैसे क्या होता है कि मैंने देखा है, मतलब कि वो ब्राइड का वेट करेंगे कि चलिए 20 मिनट हो गया, ब्राइड अभी आई नहीं, भैया अभी आई नहीं, ब्राइड क्या करे यार, ठीक है नहीं आ रहे तो और देखो ना चीज़ें, बहुत सारे हो रहे हैं एक्टिविटीज, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ ब्राइड ही शूट करना है। मैं अब जैसे गेटिंग रेडी शूट करते हैं हम लोग हैं, उसमें बहुत शॉट निकलने के चांस रहते हैं अगर आप एक्टिव रहोगे तो। मैंने ऐसे देखा कि रूम का कॉल आते हुए देखा है मैंने, क्या स्टेटस है तुम्हारा, अभी रेडी हो गई है। अब जो वीडियो वाला पार्ट है वो वीडियो रिकॉर्ड करेगा। जितना रॉ इमोशन होगा ना उतनी क्लास बढ़ जाएगी, समझ लो आप। बिल्कुल ये जो आदमी इस लेवल पे सोचेगा ना तो ही कर पाएगा चीज़ें को। आपकी विजन बता रहा है कि आप इसी माइंडसेट से जाओगे। तो अगर आप अपना माइंडसेट अपना चेंज करना चाहते हो तो अच्छे फोटोग्राफर का काम देखो, डॉक्यूमेंट्री देखो, अच्छी डॉक्यूमेंट्री, मतलब वेडिंग का भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अच्छे फोटोग्राफर को फॉलो करो तो उनके काम को तब समझ पाओगे क्या है। ये नहीं कि ब्राइड फोटोज कपल फोटोज को अपने अच्छे बैकग्राउंड सेट कर दिया तो आपको कैंडिड फोटोग्राफी, ये नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन्वायरमेंट, मूड, एक्सप्रेशन, ये सब मैटर करता है। और एस्थेटिक्स, सबसे बड़ा पार्ट है एस्थेटिक्स। आपको इस चीज़ पे काम करना चाहिए। और पूरे ओवरऑल का जो एक तोड़ है वो है कंपोजिशन। आपका कंपोजिशन भी वेडिंग में भी मैटर करता है। ये नहीं कि आप वेडिंग कर रहे हैं तो कंपोजिशन मैटर नहीं करता है। कंपोजिशन से बहुत सारी चीज़ें आपको ईजी हो जाती है। तो आपको कंपोजिशन के बारे में भी जानना होगा कि क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। लोग बहुत आजकल देखते हैं, एक लोगों को पता है रूल ऑफ थर्ड पे ही काम करना चाहिए, बस एक लोग को यही पता है। अरे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्रेम इनटू फ्रेम पे काम कर सकते हो, एस कर्व पे काम कर सकते हो, सिमेट्रिकल पे काम कर सकते हो, गोल्डन रेशियो पे काम कर सकते हो, बहुत सारे कंट्रास्ट पे काम कर सकते हो, पैटर्न पे काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ के लिए आपको थोड़ा टेक्निकल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिस भी वेन्यू पे फोटो खींचने जा रहे हो उससे 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। बिल्कुल, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। 7 बजे की है तो 7:15 पे पहुंच रहे हैं, हाँ भाई हम आ गए। एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा। आप जैसे ऑब्जर्व करोगे वेन्यू को, जैसे आपने ऑब्जर्व कर लिया चीज़ों को, तो आपके लिए बहुत, मैंने स्टेयर्स पे बहुत अच्छे से शॉट निकाले। अब क्या होता है कभी कभी रूम छोटे हो जाते हैं। अब वहाँ पे नहीं, मैं फोकल लेंथ पे काम करता हूँ, 35 mm, 85 mm, 50 mm, बहुत सारे। तो अब वहाँ पे वो रेंज नहीं बन नहीं पा रहा, डिस्टॉर्शन आने लगता है चीज़ों को, तो हमें बाहर आ जाना पड़ता है। सही बात है। और फिर हमें स्टेज पे शूट किया। स्टेज पे शूट करने का आपका एक चांस रहता है, आपको गोल्डन रेशियो मिलेगा। एक पेंटिंग है मोनालिसा की, आप उसकी पोर्ट्रेट गोल्डन रेशियो है, ऐसे देखोगे आप ये पूरा, तो उसका मतलब रूल्स है। तो ऐसे मैंने काम किया हुआ है बहुत सारे, मतलब कॉम्पोजिशन पे अगर काम करोगे तो आपके पास बहुत वेरिएशन मिलेंगे। और एक फैक्टर हमेशा मेरे से एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, मैंने मोस्टली फोटोग्राफर ने पूछा है कि भैया आप कौन कौन से लेंस यूज़ करते हो। तो भाई मैं कहता हूँ कि हर फोकल लेंथ की अपनी एक स्टोरी है। सही बात है। अब मैं देखा यहाँ पे लखनऊ में एक 85 mm और 70-200 ही सिर्फ कैंडिड होती है, ऐसा नहीं होता है। मैंने देखा है 70-200 लेंस लगा लोगे, अगर 85 mm लेंस लगा लोगे तो उसी से वही कैंडिड फोटोग्राफर है और बाकी सब नॉर्मल है। मैंने देखा, मैंने यहाँ पे चीजें मैंने देखा, मतलब कि भाई क्या, मतलब आपको मैंने स्टार्टिंग मैंने तो वाइड एंगल से बहुत काम किया। मैं मोस्टली, मुझे लोग वाइड एंगल से ही जानते हैं, मतलब मैं वाइड एंगल पे ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट में काम करना होता है। 85 लगाता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि नीड है। 85 में बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, ज़्यादातर मैं मतलब 35, 50 हुआ, वाइड एंगल में जैसा 20 mm हुआ, मतलब 18 जितने वाइड एंगल, उसमें क्या होता है ना, सपोर्टिंग एलिमेंट्स मिलते हैं, तो पिक्चर को बैलेंस करता है। बिल्कुल, और वही स्टोरी टेलिंग है। राइट। अगर हर फोटोग्राफर नहीं फोटोज की नहीं बताएगा नहीं किसी को, तो वो कहानी का कैसे पता चले? फिर तो उसको बंद कर रख दो डिब्बे में। जितने भी नए फोटोग्राफर हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग पहले लोगों का काम देखो, अच्छे आप आर्टिकल्स फोटोग्राफी का थ्योरी समझो, हैं, अच्छे लोगों के काम देखोगे ना तो आपकी विजन क्लियर होंगी चीज़ों को। राइट, बिल्कुल, ये चीज़ें आप हमें। और एक चीज़ तो हमेशा मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप जब भी वेन्यू जा रहे हो तो प्लीज़ एक्सप्लोर जरूर करो। आप लोग वेन्यू को एक्सप्लोर करो, ऑब्जर्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि मुझे कपल शूट कहाँ पे करने, ब्राइडल कहाँ पे नहीं, और हमारी जो गेटिंग रेडी वो हमारा है कहाँ पे है।
बात करो। होता है स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम क्लाइंट से नहीं बन पाता चीज़ें, हम आपसे भी होता है, हमसे भी होता है, नहीं हो पाता, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है भाई, थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी क्लाइंट का मूड नहीं से होता है क्योंकि ऑलरेडी वो फंक्शन अपना देख रहा है भाई, 50 तरीके की उनके पास प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, सब चीज़ें। हर पार्टी जिससे नहीं होता है चीज़ों को, तो इस चीज़ को हमको उनसे बात करो, आपकी बिहेवियर अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे मतलब आपकी फोटोज आपको ऑलरेडी कंटेंट मिलते जाएंगे, तो हम लोग को इतना वो हो गया तो इजीली हम लोग क्लाइंट को कन्विंस कर लेते हैं, कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि हम लोग जब मीटिंग होती है, जब आपकी जब फाइनल हो जाता है, जब प्लानिंग चलती रहती है, तभी हम लोग इंटरेक्शन हो जाता है। ये नहीं कि हम लोग सीधे वेडिंग भैया आ जाइएगा, हाँ ठीक है आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं, हम लोग पहले से बातचीत होती रहती है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ग्रुप बन जाता है हम लोग का, अपनी आइडिया शेयर करो, रेफरेंसेस शेयर करो, तो इससे सारी चीज़ें पता चल जाती है। कहीं ना कहीं जैसे अभी आपने बताया एक ग्रुप बन जाता है, कई बार फ्रीलांसर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं होता है हाँ, कि मतलब क्लाइंट क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। बट इतने साल के कैरियर में मतलब हमने देखा है ये चीज़ कि आपके साथ हमने कभी भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करी, बिकॉज कई बार आप अकेले भी होते हो, चीज़ें भी होते हो, बट आप टीम वर्क पे बिलीव करते हो, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। टीम वेडिंग तो टीम वर्क से ही होता है ना भाई, हम किसी की स्टोरी बना रहे हैं इतना बड़ा, तो 8 लोग की 7 लोग की टीम होती है, तो हम अकेले से थोड़ी ना हम पूरा कर लेंगे सारी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग है चाहे ये सब चीज़ें। तो इस पर क्या होता है कि लॉयल्टी की बात होती है। अगर हम इतने साल से, जैसे आप भी हैं और लोग भी हैं, तो वो लोग तो हमें नंबर ही शेयर कर देते हैं कि आप प्लीज़ इनको आप हैंडल कीजिएगा। बहुत ऐसे मैंने वेंडर हैं वो बात करने से डरते हैं कि अभिषेक तुम ये लो नंबर, आप बात कर लेना, आप इनको सभी चीज़ें करके दे देना। तो ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। किसी भी फील्ड की बात कर लो, बहुत जरूरी है, वेडिंग ही नहीं, बहुत किसी भी फील्ड की बात करता हूँ, तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी, लॉयल्टी होना जरूरी है। क्योंकि आप अगर लॉन्ग टाइम करते हो किसी भी वेंडर के लिए, किसी के लिए भी, तो आपकी ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। वही सेम अप टू क्लाइंट के साथ में भी है। क्लाइंट के साथ में आप वेंडर भी, क्लाइंट आपके साथ जुड़ता है तो ट्रस्ट के साथ ही जुड़ता है भाई। आपको एक मेमोरीज का एक पार्ट दे रहा है आपको, वो भी डर, उसके अंदर भी एक डर बना रहता है कि ये सही, उनके माइंड में चलता रहता है कि ये हमारे टाइम से पहुंच जाएगी नहीं, सही से कवर कर लें, मुझे सही से डिलीवर कर दे पाएगा नहीं। जब तक वो आपको फाइनल नहीं कर पाओगे तब तक वो उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। सही बात है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक बार आपका ट्रस्ट बन जाता है तो आप उस बैकग्राउंड, उस लॉबी में आपका एक हो जाता है ना, सेट हो जाता है कि नहीं अब जहाँ भी होंगे तो हमारे भैया होंगे। बिल्कुल। अब जो नए लोग हैं जो अपना कैरियर देखते हैं इस फ्रीलांसिंग कैंडिड फोटोग्राफी में, स्पेशली वेडिंग के फील्ड में, उनके लिए आपकी तरफ से 3 गोल्डन टिप्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो आप एक अच्छे फोटोग्राफर को चूज करो जो आपको इंस्पायर करता हो, उसके साथ आप असिस्ट हो, उसके काम करने का स्टाइल, उनके साथ रहो, काफ़ी टाइम स्पेंड करो, लाइटिंग देखो, लाइटिंग को समझो, थोड़ा टेक्निकल भी, थोड़ा सा आपको थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, फोटोग्राफी की हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, फोटोग्राफी की फिलॉसफी पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा समझो। सेकंड, आप जब भी किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे वेडिंग फोटोग्राफी में, तो आप पहले उसके बारे में स्टडी करो। जो भी फोटोग्राफर आपको इंस्पायर करता है उसके साथ असिस्ट हो, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके काम करने का तौर तरीका, उसकी स्टाइलिंग आपको समझना पड़ेगा, उसकी लाइटिंग को समझना पड़ेगा। देन आपको स्टार्टिंग जो लर्निंग पीरियड में आपको जो है पैसा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना तभी मिलेगी आपको। आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे ना तो फिर आप, क्योंकि माइंडसेट में आपके फिर वही रहेगा कि यार मुझे आज यहाँ किया तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा, तो फिर आप सीख नहीं पाओगे चीज़ों को। तो अगर आप अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हो, अगर वेडिंग लाइन में आना चाहते हो, किसी भी अब इस फील्ड में आप आना चाहते हो, तो आपको एक अच्छे फोटोग्राफर के साथ काम करिए, आप एक अलग माइंडसेट के साथ आप इस फील्ड में आ सकते हैं। और लर्निंग फेज में आप अर्निंग की मत सोचिए, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसको ग्रैब करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले जो नेक्स्ट 5 years हैं, अपनी ये जो Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ हैं, इसमें जो कैंडिड फोटोग्राफर्स हैं वो किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं? मैं सबसे पहली बात तो कि जो भी आप आजकल देख रहे हैं वेडिंग में, मतलब कि जिस हिसाब से लोग एक लड़ा भीड़ चल रहा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि लोग मतलब किस भी रेट में भी काम कर देते, मेरे पास काम आना चाहिए। तो वैसे आप टाइप के फोटोग्राफर बनना चाहते हो तो आप तो कभी बीट नहीं कर पाओगे चीज़ों को लेके। फिर वही है कि उसी भागा दौड़ी में रह जाओगे। फिर अगर इन सब चीज़ों से हटना है आपको, अगर अच्छे एक फोटोग्राफर, आपको अपनी एक अच्छी पहचान बनानी है, अपनी एक स्टाइल रखनी है कि लोगों को पता चले कि नहीं आप यार ये बंदा, इसका काम करने का तौर तरीका अलग है, मतलब इसकी स्टाइलिंग अलग है। तो आप उसके लिए तो आपको इन भेड़ चाल से आपको हटना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और अपने आप को समय दो, कम प्रोजेक्ट उठाओ, अच्छे प्रोजेक्ट उठाओ। आप वो 10 काम कर रहे हैं, आप 2 काम करो, आपकी जो वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी, उससे ज़्यादा रह जाएगी, कम नहीं रहेगी। भी यूएसपी बढ़ानी पड़ेगी, आपको वैल्यू अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ हम तो हमारे सारे फोटोग्राफर यही बोलेंगे, जो भी मतलब इस लाइन में जो भी हैं,
तो प्लीज़ आप इन भेड़ चाल से दूर रहिए। अगर अपनी अपनी वैल्यू को बढ़ानी है तब तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। कम प्रोजेक्ट कीजिए, अच्छे प्रोजेक्ट कीजिए और सेल्फ स्टडी बराबर करते हाँ, स्टडी किसी भी फील्ड में आपको यार थ्योरी तो प्लीज़ आप जिस भी फील्ड के लिए हो, फोटोग्राफी में ही हो तो आपको थ्योरी तो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आप थ्योरी नहीं समझोगे तो आप आज मैं हूँ तो मैं अपनी 2 वर्ड बोल रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। आपको भी होगा आने वाले समय में, अभी अपने एक्सपीरियंस रखना, कुछ नए हो सकता है, कुछ नए टेक्निक के साथ आप काम करोगे क्योंकि टेक्निक चेंज होते रहते हैं ना, अपनी चीज़ें अपडेट होते रहते हैं चीज़ें। तो इसी वजह से आपको जितने भी हमारे नए कमर है, जितने भी आ रहे बंदे इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो हमेशा मैं यही चाहूँगा कि वो लोग भी ऐसी अप्रोच के साथ काम करें। बहुत ही अच्छा लगा अभिषेक भाई आपसे मिलके। चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और है अभिषेक भाई, ये जो अपना पॉडकास्ट है TMT अनफिल्टर्ड, जिसकी फाउंडेशन हम लोगों ने रखी आज से 3 महीने पहले, इसके बारे में आपका क्या विचार है? पहले तो मैंने आपका पहला ये वीडियो देखा जब TMT का, तो मुझे अच्छा लगा कि यार कोई नया सोच के साथ फील्ड में आ रहा है और लोगों को अवेयर कर रहा है कि नहीं यार इस वेडिंग फील्ड में तो जैसे लोगों के साथ में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो सब चीज़ों को आप बता रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, लोग अपनी बातों को भी रख रहे हैं। जैसे आपने मुझे आज भी मौका दिया, बुलाया मेरे को, तो ऐसे बहुत सारे हमारे एक दोस्त हैं आए वहाँ पे, अपने वेंडर को भी बुलाया, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि नहीं कैसे काम करना चाहिए, कैसे मतलब वो लोग भी जैसे डेकोरेशन वाले को भी एक भैया थे उनको भी आपने बुलाया था, तो वो लोग भी उनके साथ भी प्रॉब्लम होता है तो चीज़ों को कैसे फेस करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ये इन्हीं सब लोगों के लिए बना हुआ है कि प्लीज़ अपनी बातों को रखिए, एक अच्छे आर्टिस्ट जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं अपनी सोच को अपने रखिए कि उन लोग भी पता चले कि नहीं हम लोग किस टाइप का काम करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। सही बात है, क्योंकि लोगों को पता चले कि हम लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट भी जो भी कस्टमर हमारा जो भी है जो भी पिक कर रहा है तो वो सही चीज़ों को पिक करे कि उनकी चीज़ें ख़राब ना हो। तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए ये अच्छा लगा मुझे देख के, मतलब मैं इस वीडियो को भी देखा भी तो मैंने कहा कि भैया बहुत अच्छा है, अब ऐसे आप आगे बढ़ते रहिए। हमारी तरफ से बहुत आपको शुभकामनाएं, विशेष बहुत अच्छी है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लाइफ में ऐसे अब आगे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, मतलब ऐसे और आगे ऐसी वीडियो आती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई आपका TMT अनफिल्टर्ड में आने के लिए और अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स देने के लिए। जो भी हमारे लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो भी हमारे कैमरामैन जो भाई लोग हैं, शायद आपकी चीज़ों से उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत ही अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए, धन्यवाद। और अब मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे बुलाया, अपनी बातों को रखा मैंने, और लोगों को थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हम लोग भी इस फील्ड से आगे इस लेवल पे तक आ रहे हैं, तो हमारे नए जनरेशन है उनको भी पता चले कि हम लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। और हम लोग भी अपने जो आगे वाले जनरेशन, जो पिछला जनरेशन है, उनसे भी हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। तो फोटोग्राफर एक दूसरे को देख के सीखता है। और प्लीज़ मेरा एक बात है, हम लोग जिस फील्ड में है प्लीज़ हर एक फोटोग्राफर की आप लोग इज्जत कीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, प्लीज़ आप लोग चाहे असिस्टेंट हो, चाहे लाइट बॉय है आपका, कोई भी हो, प्लीज़ आप लोग रेस्पेक्ट करो एक दूसरे की, तभी ये कम्युनिटी स्ट्रांग होगी। और लाइफ में मतलब इसको कोई तोड़ नहीं सकता। आप एक दूसरे को हेल्प करो, कभी किसी टाइम में किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो प्लीज़ आप लोग दूसरे के लिए जुड़े रहो, मतलब कहने का मतलब ये है। थैंक यू सो मच। तो ये थे अभिषेक जी जिन्होंने अपनी चीज़ों को शेयर किया हम लोगों से। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और हस्ती से, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।